So, good afternoon. हाँ. So, practice assignment या क्लास असाइनमेंट का भी एक होमवर्क था ना, कौन सा वाला? हाँ, 7 क्वेश्चन हो गया आराम से. सो क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन 7. बताइए भाई, गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या आया? 12,000. क्या गुडविल? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 48, 150. कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस की टोटल 3 लाख 44,600. हाँ जी, मैच हो रहा है. चलो, एनी अदर आंसर एनीवन? हाँ, फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट के कौन से थे भाई? हाँ, प्रैक्टिस असाइनमेंट का 8th क्वेश्चन. बोले भाई, गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना? 20,000. 25 या 22,000? हाँ, 2 आंसर आ रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन था? 8th. देखिए, H acquired an investment of 15,000 in S for 1,55,000 on 1st July. हाँ, 1 जुलाई को खरीदे हैं भाई. बैलेंस शीट 31 मार्च की दी है, तो 3 महीने 9 महीने हो जाएगा. 6 महीने तो नहीं किया ना. कैपिटल, जनरल रिजर्व, पेनल, तो ये 3 चीज़ें हैं जो बांटनी हैं. देन बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, BR. जनरल रिजर्व ऑफ एस हैज़ रिमेन अनचेंज सिंस मार्च 18. मतलब मार्च 18 में भी वही था, मार्च 19 में भी वही है. मतलब जनरल रिजर्व पूरा का पूरा प्री हो गया. प्रॉफिट अर्नड बाय एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 19 अमाउंटेड टू 20,000. उल्टा चलना पड़ेगा. इस साल का नेट प्रॉफिट दिया है, कितना कमाया था? 20,000 रुपये. ठीक है, तो पिनल एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 25,000 रुपये. इस साल नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया? 20,000. उसको 3 मंथ्स 9 मंथ्स में बांट दूँ. 5,000 एंड 15,000. अच्छा, ओपनिंग बैलेंस मेरे को पता नहीं है शायद, है ना. अब आगे और क्या दिया है? ऑन 1st February 19 H सोल्ड टू S गुड्स कॉस्टिंग 8,000 फॉर 10,000. होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा 8,000 का 10,000 में, तो 2,000 का प्रॉफिट कमाया. 25% ऑफ दीज गुड्स रिमेन अनसोल्ड विथ S. 25% अभी तक स्टॉक में पड़ा है. तो स्टॉक रिजर्व कौन बनाएगा? होल्डिंग कंपनी. कितना बनाना है भाई? 500 रुपये. 500 ही होगा भाई. टोटल 2,000 का प्रॉफिट था. 10,000 में से 25% यानी कि 2,500 का स्टॉक पड़ा है, तो 500 रुपये. Creditors of S include 4,000 due to H on account of these goods. Debtor creditor 4,000. Out of S Limited's acceptance, bills payable of S, 7,000 are those which were accepted in favor of H. तो डेटर क्रेडिटर तो ही. BR बिल्स पेबल में भी 7,000 कैंसिल करना है. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बस यही है. अच्छा, डिविडेंड का कोई पंगा नहीं. इस बार जनरल रिजर्व में कुछ गया है क्या? नथिंग. तो ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर 5,000. ये ओपनिंग बैलेंस कब का हुआ भाई? 1st April 18 का. ओके, ये 5,000 प्री. ओके, ये 5,000 भी प्री, और ये वाला पोस्ट. टोटल प्री कितना हो गया? 10,000. पोस्ट कितना हो गया? 15,000. बस ये बांटना है. बोलो, क्या डाउट था इसमें? है जी, आ गया समझ में? और जनरल रिजर्व कितना है? 40,000. और जनरल रिजर्व जो 40,000 है वो पूरा का पूरा क्या है? प्री है. ठीक है, अब बताओ भाई क्या आंसर आएगा? 25,000 आएगा कैपिटल रिजर्व. हाँ, माइनॉरिटी 1,26,000. कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस सब मिला के P&L 270. वो स्टॉक रिजर्व भी लेस करने के बाद
हाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉक रिजर्व सब्सिडरी में नहीं बनाना है। स्टॉक रिजर्व कहाँ बनेगा? होल्डिंग के पीएनएल में से, मतलब कंसोलिडेटेड पीएनएल का जो नोट बनेगा उसी में माइनस स्टॉक रिजर्व। शेयर कितने परसेंट है? 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो दे आस्क यू नेट अमाउंट ड्यू टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना होगा। बैलेंस शीट आपको दी हुई है और एसेट्स में एक इक्विपमेंट 1.5 लाख था, इसका रिवैल्यूएशन 1.25 पे किया। ठीक है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ EXC was in shares of Y and the same was acquired on March 19। आज की बैलेंस शीट दी है, आज का ही आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन नहीं हुआ। कितना? 9th क्वेश्चन का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 40, क्या कैपिटल रिजर्व, गुडविल, माइनॉरिटी 30। अच्छा, ये आज का ही है तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, सेविंग वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं करना है इसमें कुछ भी। हाँ नेक्स्ट 10th था। 10th में देव गिवन यू बैलेंस शीट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडरी एस। शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, पीएनएल अकाउंट है। आपको ये क्या है भाई, रिजर्व सरप्लस भी है फिर पीएनएल भी अलग से है। इस वाला ये जो रिजर्व सरप्लस है टोटल रिजर्व सरप्लस नहीं है, कोई जनरल रिजर्व या कुछ वैसा होगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एच परचेज्ड 19,200 शेयर ऑन 1 अप्रैल 19 व्हेन द बैलेंस ऑफ रिजर्व सरप्लस एंड पीएनएल अकाउंट वाज 60 एंड 36। हाँ अभी रिजर्व 60 से बढ़ के कितना हो गया? 180, 1,20,000 बढ़ा है। नाउ मशीन बुक वैल्यू 240, फर्नीचर बुक वैल्यू 48, रीवैल्यूड एट 360 एंड 36,000 ऑन 1 अप्रैल 19। हाँ जी। For the purpose of fixing the price of its shares, rates of depreciation is 10 and 15. March 20 को bills payable of 12,000 shown in S balance sheet has been accepted in favor of H। ये BR bills payable cancel, prepare consolidated balance sheet। हाँ जी, तो इसमें भी एक तो रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट ही है। हाँ पीएनएल अकाउंट अगर मैं बनाऊँ, शुरू में बैलेंस कितना था? 36,000। इस बार जनरल रिजर्व सरप्लस में कितना ट्रांसफ़र हुआ? 120। क्लोजिंग बैलेंसेस, तो इस बार का नेट प्रॉफिट 144। अच्छा, पूरे साल भर का प्रॉफिट पोस्ट ही है, साल के शुरू में खरीदे थे, आराम हो गया। तो ये 144 में से ये भेजना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ है नहीं। तो 60 में 36 तो क्या हो जाएगा? प्री, 24 क्या हो जाएगा? पोस्ट। और रिजर्व्स का जो 1,80,000 है, 60,000 तो हो जाएगा प्री, 120 हो जाएगा पोस्ट। ठीक है। हाँ, पर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट 24,000 नहीं करना है, इसमें से वो डेप्रीशिएशन का इफेक्ट दे करके कितना बचेगा? 13,800। तो बोलिए भाई आंसर। गुडविल कैपिटल रिजर्व 28, गुडविल माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,56,000, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस सब मिला करके 827,040। ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट्स? माइनॉरिटी कितना आया और बैलेंस शीट मिल गई। माइनॉरिटी में क्या क्या लिखा? कैपिटल का कितना? 48,000। फिर पीएनएल वाला खाली प्री वाला ही लिया है, पोस्ट वाला ही लिया है। देखो पीएनएल में आपने कितने कितने अमाउंट बांटने का काम कहाँ किया, उसमें कितना कितना अमाउंट है। एक तो 36,000 का कितना 20%, 7,200 लिखा होगा, और एक ये वाला लिखा होगा, दोनों जोड़ के लिखे हैं उधर आगे। आगे कितना लिखा है? एक ज़ीरो कम कर दिया, कोई बात नहीं, वापस बढ़ा दूँ। हाँ चलिए, अब क्लास असाइनमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ भी किसी को कुछ वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, कुछ होता ही नहीं है भाई। अब क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो गए हैं, सॉल्व होने शुरू हो गए हैं,
बस शांति से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। 9th क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ H&S ऑन March 18, इक्विटी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज। तो 3 चीज़ें हैं बांटने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स। फॉलोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। 1, H Limited acquired 3000 shares in S on 1st April 18। हाँ, बैलेंस शीट आपको दिसंबर 18 की दी है, अप्रैल में खरीदे, मतलब 3 महीने 9 महीने। तो 1 अप्रैल को 3000 शेयर खरीदे। अच्छा, एस के शेयर कितने हैं भाई? 5 लाख की कैपिटल है, 100 रुपये वाले शेयर है, 5000 शेयर हुए, 60%। रिजर्व सरप्लस पोजीशन ऑफ एस ऑन 1/1/18, मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज, जनरल रिजर्व 2.5 लाख रुपए था, अभी कितना रह गया भाई? 1.5 लाख ही रह गया। आप कह रहे तो कम हो गया इधर, कोई बात नहीं, यहाँ से पीएनएल में डाल दिया होगा, कहीं ना कहीं तो गया होगा। पीएनएल अकाउंट 1.20 था, अभी 1.50 है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनिए अब सब लोग। ऑन 1st July 18, S Limited issued 1 share for every 4 shares held as बोनस शेयर्स। तो सब्सिडरी कंपनी ने हर 4 शेयर पे एक बोनस में शेयर दिया इस साल के बीच में 1 जुलाई को। ओके, अ फेस वैल्यू ऑफ 100 पर शेयर। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन बुक्स ऑफ H लिमिटेड, H कौन है? होल्डिंग कंपनी, फॉर द रिसीट ऑफ दीज बोनस शेयर्स। होल्डिंग को ये बोनस में शेयर्स मिले, होल्डिंग ने उसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर याद करते हुए बताइए, बोनस शेयर मिलते हैं उसकी क्या एंट्री करते हैं? याद आ रहा है कुछ? बोनस शेयर कितने पैसे लगते हैं दिन मिलने के? 0 कॉस्ट। बोनस शेयर मिलते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि पैसे कुछ लगते नहीं हैं। हाँ, तो इस कॉस्ट क्या होती है? फिर 0 ही होती है। हाँ देखो, अब थोड़ा सा इनकम टैक्स भी पढ़ लिया, आप लोगों के दिमाग में आएगा। कहाँ फेयर मार्केट वैल्यू, अब एएस को बीच में मत लाओ भाई। हाँ जी, सो इनकम टैक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैपिटल गेन में बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या मानी जाती है? 0। पर यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर अपने क्या सिस्टम था? बोनस शेयर की खुद की कॉस्ट तो 0 होती है, पर टोटल शेयर बढ़ जाते हैं, टोटल कॉस्ट वही रहती है, एवरेज कॉस्ट पर शेयर क्या हो जाती है? रिड्यूस। तो खैर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है होल्डिंग को बोनस में शेयर मिले, होल्डिंग ने कोई एंट्री नहीं करी, तो आप कहेंगे ठीक ही किया है, करनी भी नहीं थी, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अच्छा, होल्डिंग ने 3000 शेयर खरीदे थे 1 अप्रैल को, ठीक है, और जुलाई में बोनस आया 4 पे 1, कितने बोनस मिलेंगे? 750, यानी कि आज की तारीख में शेयर कितने हैं? 3750। सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है? 5000 शेयर की। 60% नहीं है, 75% है। अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं? जो ओरिजिनल शेयर थे उसको आज के शेयर से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब एक रिवर्स कैलकुलेशन करें। सब्सिडरी की आज कैपिटल 5 लाख रुपए, 5000 शेयर है, ये बोनस के बाद है। 4 पे 1 बोनस दिया था, यानी बोनस में टोटल कितने शेयर दिए होंगे? 1000। बोनस से पहले कितने होंगे? 4000। भाई आज बैलेंस शीट में 5000 शेयर जो हैं वो तो बोनस के बाद है ना। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी जिसने बोनस शेयर इश्यू किए वो बोनस की एंट्री करेगी कि नहीं करेगी? वो तो अपने पूरा चैप्टर पढ़ा है ग्रुप 1 में, बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर देने की एंट्री क्या करती है कंपनीज? याद है क्या बोनस वाला चैप्टर? रिजर्व सरप्लस डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इनडायरेक्टली आपके रिजर्व सरप्लस डेबिट होकर के कहाँ चले जाते हैं? शेयर कैपिटल में। वी कॉल इट एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो सब्सिडरी कंपनी जिसने बोनस में शेयर दिए, जो कंपनी बोनस इशू करेगी उसको तो एंट्री करनी ही होती है। अच्छा, मैथमेटिकली होता क्या है? उसके रिजर्व सरप्लस कम हो जाएंगे, उतनी कैपिटल बढ़ जाएगी। अच्छा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है, रिजर्व सरप्लस भी किसके थे? शेयर होल्डर्स के। कैपिटल भी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। बस आपने उसको क्या कर दिया? कैपिटलाइज। और याद हो तो ग्रुप 1 में मैं कई बार बोलता भी था, ये बोनस इशू, ठीक है, कंपनी में तो एक अलग चैप्टर है, प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप है तो हर साल ही होता है,
साल के एंड में जितना प्रॉफिट हुआ कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, कैपिटल में। यहाँ कभी कभार करते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज बोनस इश्यू। तो अब ये कैपिटलाइज हुए प्रॉफिट्स, तो ऑब्वियसली ये एंट्री तो उन्होंने की होगी। अच्छा, 4 पे एक बोनस दिया है, तो बोनस के बाद अगर शेयर 5000 है तो ऑब्वियसली बोनस से पहले कितने रहे होंगे, 4000। अच्छा, आप समझिए, होल्डिंग कंपनी ने 4 में से 3000 शेयर खरीदे, इसका मतलब माइनॉरिटी के पास पहले कितने थे, 1000 शेयर। 4000 में से 3000 खरीदे, कितना परसेंट होता है, 75%। अच्छा, बोनस जब देगी सिर्फ होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको। तो ये 1000 शेयर बोनस दिए तो 250 किसके पास गए, माइनॉरिटी के पास, 750 इनके पास आए। तो टोटल शेयर आज की तारीख में 5000 में से 3750, 1250। परसेंटेज पहले भी 75 था, बोनस में भी 75 था, आज भी 75 है। गलती ये हो गई कि अपन ने 3000 को पहले किससे कंपेयर किया, 5000 से। पहले पढ़ा ही नहीं था ना, बोनस का पॉइंट भी है। तो अंडरस्टैंड, हाँ, बोनस का क्वेश्चन अगर आता है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट मिस्टेक विच आर गोइंग टू मेक, कि परसेंटेज 60 से करके आ गए, और 60 से करके आने से क्या होगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व गलत आएगी, माइनॉरिटी गलत आएगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल गलत आएगा, कुल मिला के इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन करनी होती है वो सब गलत आएगी। बाकी आपकी फिक्स्ड एसेट्स की जोड़, डेटर क्रेडिटर की जोड़ सब सही आएगी, ठीक है, और उसके 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो बी वेरी केयरफुल। अच्छा, बोनस से एक चीज़ बताइए, क्या होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज ओनरशिप चेंज होता है क्या? पहले भी 75 था, बाद में भी 75 रहेगा। क्या होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होती है क्या? नहीं, वो भी वही रहती है। हाँ, लिसन नाउ, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की जो अपन बात करते हैं इस चैप्टर में, गुडविल कैपिटल रिजर्व, आप कहेंगे हमने इतने पैसे लगाए, क्या देख के कि हमको सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ का 75% मिलेगा, 75% के पैसे दिए, तो अब वो आज भी हिस्सा 75% है, आज भी मेरी कॉस्ट वही है, तो ऑब्वियसली मेरी गुडविल कैपिटल रिजर्व भी वही रहेगी। बट इट मे नॉट ऑलवेज बी द केस। बोनस के कारण कभी कभार हमारी गुडविल कैपिटल रिजर्व भी चेंज हो जाएगी। अरे भाई, इधर ध्यान दे दो, ठीक है। 10 में से 6 बार एग्जाम में क्वेश्चन बोनस वाला ही आता है, ठीक है। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कैन चेंज बिकॉज ऑफ बोनस। उसका रीज़न, आपने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब रिजर्व्स अपने इस चैप्टर में 2 तरह के थे, एक कौन से, प्री और एक पोस्ट। अच्छा, शेयर कैपिटल को जब अपन बांटते हैं होल्डिंग माइनॉरिटी में, होल्डिंग का हिस्सा किधर जाता है, इन्वेस्टमेंट वाले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में। पहले हम कैपिटल को कितना बांट रहे थे, 4000 शेयर, 4 लाख रुपए। अब आज की तारीख में 4 लाख के बजाय कितना बांटेंगे, 5 लाख रुपए। तो हम वो जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का नोट बनाते थे उसमें शेयर इन इक्विटी कैपिटल पहले 4 लाख का 75% आता था, अब 4 के बजाय 5 लाख का आएगा। तो आप कहेंगे हमारी कैपिटल वाला जो हिस्सा है वो अमाउंट बढ़ेगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वही है, तो आप कहेंगे गुडविल फिर तो चेंज होगी। बट लिसन, ये बोनस देते किससे हो, रिजर्व से। अब मान लीजिए आपने प्री प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, तो आपकी गुडविल पे फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? कि पहले 4 लाख आता था तो साथ में प्री प्रॉफिट भी 1 लाख आता होगा, अब वो प्री प्रॉफिट गायब होगा तो ये बढ़ गया। अच्छा, मैंने आपको जो पहले कहा था, पीएनएल को चाहे जनरल रिजर्व में डाल दो चाहे कहीं डाल दो, आपके गुडविल कैपिटल रिजर्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही प्री प्रॉफिट को अगर मैं बोनस में यूज़ करता हूँ तो पहले प्री प्रॉफिट और कैपिटल आती थी, अब वो प्री प्रॉफिट हटके सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल बड़ी हुई आएगी, मेरी गुडविल वही रहेगी। बट अगर मैंने बोनस पोस्ट प्रॉफिट में से दे दिया तो पहले वो पोस्ट प्रॉफिट कहाँ जाता था, कंसोलिडेटेड पीएनएल में, अब वो पोस्ट प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट होकर के कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट वाले गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। तो मेरी कितनी गुडविल कैपिटल रिजर्व मॉडिफाई होगी। हाँ, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हो गई तो हो गई। अच्छा, अगर कंपनी ने अपने पोस्ट प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया, आप ऐसे भी समझिए, तो अगर आपने किसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया तो डेफिनेटली वो तो अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीएनएल के नाम से आ नहीं सकता, वो कैपिटल रिजर्व के नाम से आना चाहिए। अच्छा, पोस्ट प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से
अपन जैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर शेयर इन नेटवर्थ वाली सब चीज़ें लिखते हैं, तो कौन सा अमाउंट बढ़ेगा, ये या ये? शेयर इन नेटवर्थ वाला बढ़ेगा। मान लीजिए पहले 5 लाख आता था और ये 4.5 लाख आता था, अब बोनस के बाद ये 4.5 के बजाय 5.5 हो गया। तो पहले अगर 50,000 से गुडविल आती थी, अब कैपिटल रिजर्व आएगा। मतलब बोनस अगर पोस्ट प्रॉफिट से दिया है तो उससे मेरी गुडविल कभी भी बढ़ेगी नहीं, क्या होगी, कम होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कैपिटल रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। और होना ही है। कैपिटल रिजर्व बढ़ने का लॉजिक क्या हुआ कि हमने हमारे प्रॉफिट्स को क्या किया, कैपिटलाइज। टू दैट एक्सटेंट कैपिटल रिजर्व विल इंक्रीज। हाँ, पर ये कैपिटल रिजर्व गुडविल में चेंज कब आएगा, अगर पोस्ट प्रॉफिट से बोनस दिया है। प्री से दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब आप कहेंगे हमको क्या मानना है, तो देखिए क्वेश्चन अगर खुद कह देगा कौन से प्रॉफिट्स को यूज़ किया जब तो झगड़ा ख़त्म। क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो हम तो कौन से प्रॉफिट्स को यूज़ करेंगे, प्री प्रॉफिट्स, ताकि हमारी गुडविल कैपिटल रिजर्व सेम रह जाए। आपने कहा प्री तो है ही नहीं इतना, जैसे यहाँ पे बोनस 1000 शेयर का दिया है, मतलब कितना चाहिए, 1 लाख रुपए। तो अगर मान लो आपने कहा प्री प्रॉफिट तो थे ही 70,000, तो ठीक है 70,000 प्री में से लूँगा, बाकी 30,000 कहाँ से लेना पड़ेगा, पोस्ट में से। और पोस्ट में से बोनस दिया तो गुडविल कैपिटल रिजर्व चेंज होगी। आप कहेंगे उसका कोई कैलकुलेशन बताना है क्या, कुछ नहीं। आप तो अब नई गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल दो, काम खत्म हुआ। और वो जो नई वाली गुडविल कैपिटल रिजर्व अपने आप ही आएगी, क्योंकि अब आप कैपिटल 4 लाख के बजाय कितनी बांटोगे, 5 लाख जो है वही बांटना है। तो ऑटोमेटिकली गुडविल कैपिटल रिजर्व बोनस के बाद वाली चेंज होके ही आएगी, अपने को कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ऑन 30th June S declared a dividend out of its pre-acquisition profits, क्वेश्चन ने क्लियरिफाई कर दिया है, प्री में से दिया है, of 25% on its then capital. H credited the dividend to its P&L. सब्सिडी ने डिविडेंड दिया, 30 जून को दिया। शेयर तो अपन ने 1 अप्रैल को ही खरीद लिए थे, तो होल्डिंग को डिविडेंड मिला, प्री में से था, कहाँ जाना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ने कह दिया गलती कर दी, P&L में डाल दिया, रेक्टिफिकेशन। H owed S 50,000 फॉर परचेज ऑफ स्टॉक फ्रॉम एस। एस ने सब्सिडी ने होल्डिंग को माल बेचा, 50,000 रुपये डेटर क्रेडिटर में कैंसिल करना है। द एंटायर स्टॉक इज हेल्ड बाई एच ऑन 31 दिसंबर। एस मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। स्टॉक रिजर्व 50,000 पे कितना परसेंट, हाँ कॉस्ट का 25 है तो सेल का 20% हुआ, 10,000 रुपये। हाँ कौन बनाएगा, एस जिसने बेचा सब्सिडरी, यानी सब्सिडरी का वो प्री पोस्ट अलग करके लेस स्टॉक रिजर्व। एच ट्रांसफर्ड अ मशीन टू एस फॉर 1 लाख, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑफ वॉज 80,000। हाँ, होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक मशीन बेची 80,000 वाली 1 लाख में, ये प्रॉफिट किसने कमाया भाई, होल्डिंग ने। आप कहेंगे स्टॉक रिजर्व थोड़ी है ना। देखो कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे एसेट्स का हो, कुल मिला के अब वो एसेट 80,000 वाली इसकी बुक्स में 1 लाख पे आ रही है, वो 20,000 का प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। हाँ, किसने कमाया है प्रॉफिट, होल्डिंग ने। तो इस क्वेश्चन में दोनों को ही रिजर्व बनाना है, सब्सिडरी को स्टॉक के लिए और होल्डिंग को मशीन के लिए। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 18। अच्छा आप देखिए यहाँ पे 1 लाख का बोनस दिया, ठीक है, किस में से गया होगा, जनरल रिजर्व शुरू में 2.5 लाख था, अभी 1.5 लाख रह गया है, तो आइडेंटिफाई हो गया। और नहीं भी होता तो अकाउंट बना करके निकाल लेते भाई इतना बोनस। अच्छा मान के चलते अपन पहले किसको काम में लेते हैं, बोनस में जनरल रिजर्व, बाद में P&L। अच्छा घूम फिर के, अच्छा यहाँ पे शुरू में 2.5 लाख का जनरल रिजर्व का बैलेंस था, मतलब प्री था, और वो अब 1.5 लाख रह गया, मतलब 1 लाख का प्री वाला बैलेंस बोनस में यूज़ हुआ। इस मतलब बोनस किस में से गया, प्री प्रॉफिट्स में से। तो आपके गुडविल कैपिटल रिजर्व पे इस क्वेश्चन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। शुरू करिए भाई। वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ जी। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है भाई, एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के, हाँ 60 नहीं कितने 75% शेयर्स हैं, जो कब खरीदे गए थे 1/4/18। आप कहेंगे पर 1 अप्रैल को पूरे थोड़ी 75% खरीदे, तो बताओ कितने खरीदे 1 अप्रैल को। आप यूँ तो कह सकते हो 5,000 में से 3,000 खरीदे, 60 थे, फिर 15 तो अलग से और खरीदे, 25 9, उस दिन भी 75 ही थे।
क्योंकि उस वक्त शेयर भी 4000 थे। ओके, हाँ, इसके नीचे अब इसका कैलकुलेशन भी लिख दो 75 कैसे हुआ। तो लिखिए शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 18 3000, एड बोनस 1 जुलाई 18 को 750, तो टोटल शेयर्स, हाँ बोनस में 1/4 लिख देना। तो टोटल शेयर्स हमारे पास 3750 है। तो परसेंटेज कितना हुआ 3750 अपॉन 5000 इंटू 100, 75%। मतलब बोनस वाला जब क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर रखना है कि हम कहीं परसेंटेज की कैलकुलेशन में गड़बड़ न कर दें, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन ऐसी है जैसे पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं सबसे पहला ये नोट लिखवाता हूँ कितने शेयर हमारे पास हैं, किस तारीख को लिया, क्योंकि तारीख से फिर गड़बड़ हो जाती है अगर आपने ओपनिंग बैलेंस को प्री करके कर दिया। हाँ, वैसे बता दूँ अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए ना इंस्टीट्यूट ने इंटर में, वो साल के शुरू वाले शेयर वाले ही दिए। तो मैंने मोस्टली नोट्स में वो क्वेश्चन रखे कि नहीं 3 महीने 9 महीने करो, ताकि वो प्रैक्टिस रहे अपने को। ओके, हाँ, नेक्स्ट सेकेंड वर्किंग नोट कौन सा वाला, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये हटा दूँ भाई। हाँ, इसमें रेक्टिफिकेशन है प्री डिविडेंड वाला। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख रुपीस लेस प्री डिविडेंड रेक्टिफिकेशन। हाँ, वो भले अमाउंट बाद में लिख लेंगे पर अपने को पता तो चल ही जाता है भाई। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए। हाँ, अब अपने प्रैक्टिस ये हो जानी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लिखी, हाथों हाथ रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट है क्या, तो एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के फिर अब आगे शेयर इन नेटवर्थ। हाँ, तो शेयर इन इक्विटी कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। आप कहेंगे शेयर खरीदे उस वक्त तो कैपिटल 4 लाख थी ना। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ अपने को बांटना क्या है जो आज की तारीख में है। बाकी तो आप कहेंगे हमारे पास पेनल अकाउंट 50 लाख हुआ करता था, अब 2 लाख है। तो अब आज बांटना है तो 50 लाख काम नहीं आएगा, कितना काम आएगा 2 लाख। अपना काम ये है कि 2 लाख में प्री और पोस्ट कितना है, बाकी खरीदते वक्त क्या था उससे मतलब नहीं। आज की तारीख में बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी है 5 लाख, तो 5 लाख का 75% कितना आएगा 375, और रिमेनिंग किधर जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर इन इक्विटी कैपिटल 1,25,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व P&L। हाँ, दोनों में से पहले किसको लेंगे भाई P&L। अच्छा, उससे पहले एक वो बना लीजिए कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस P&L। बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड कितना है, होल्डिंग का बैलेंस कितना दिया हुआ है 160। इसमें एक तो पोस्ट प्रॉफिट आकर के जुड़ेगा, एक डिविडेंड वाला रेक्टिफिकेशन, एक स्टॉक रिजर्व वाला भी पॉइंट है। हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट ज़्यादा है भाई। उसके बाद जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड कितना है 1 लाख रुपीज़। इसमें सब्सिडरी से कुछ पोस्ट आना है तो वो जुड़ जाएगा। 2 ही हैं रिजर्व्स, तो तीसरे के लिए अपने को जगह छोड़नी होती है, किसके लिए कैपिटल रिजर्व कोई आ जाए तो। चलिए अब नोट नंबर 5 एनालिसिस ऑफ P&L। Yes, so analysis of P&L appropriation account, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। हाँ, क्वेश्चन आपको 1 जनवरी का बैलेंस दिया हुआ है, कितना था 120 था। हाँ, इसमें से 1 जून में डिविडेंड दिया बराबर, 2 डिविडेंड पेड
हाँ अच्छा, जनरल रिजर्व में इस बार कुछ गया है क्या भाई? हमेशा देखिए पीएनएल का एनालिसिस करते वक्त पूरे क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से किधर गया उधर गया। जनरल रिजर्व आप कहेंगे 2.5 लाख था, अब तो 1.5 लाख ही रह गया है, 1 लाख कम हुआ है ना, तो आप कहेंगे इधर आया होगा, पर अपने को इस क्वेश्चन में बताया नहीं नहीं बोनस में यूज़ हुआ, 1 लाख बराबर मैच हो रहा है। क्लियर? तो हम आप कहेंगे मैं ऐसे मान लूँ तो यहाँ से जनरल रिजर्व में भेजूँ, फिर यहाँ से बोनस दूँ, अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारते हो? वहीं से सीधा चला जाएगा, आंसर वही रहेगा। ओके तो जनरल रिजर्व में कुछ गया नहीं है। हाँ, बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 1,40,000 150। हाँ, डिविडेंड कितना पे हुआ भाई? कितना परसेंट है? 25% है ना? हाँ, कितना आएगा? हाँ, पुरानी वाली 4 लाख की कैपिटल पे या नई वाली 5 लाख पे? बोनस 1 जुलाई को दिया, डिविडेंड 30 जून का है, और वैसे क्वेश्चन पढ़ो, आपको लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ है 30 जून डिविडेंड 25% ऑफ इट्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑन इट्स देन कैपिटल, उस वक्त की कैपिटल पे। और नहीं भी लिखा हो, जब बोनस ही आपने डिविडेंड ही 30 जून को दिया है, तो 30 जून को कैपिटल ही हमारी कितनी थी? 4 लाख रुपए, 25% 1 लाख। और ये डिविडेंड किस में से दिया भाई? प्री प्रॉफिट, मतलब 1/20 में से दे दूँ तो बाई नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बैलेंसिंग फिगर 130। हाँ, 1,30,000 में कितने? 3 महीने और 9 महीने आए भाई? 3 महीने 9 महीने ही है। हाँ, ठीक है। 32,500 97,500। नाउ क्लोजिंग बैलेंस जो 1.5 लाख रुपए है, हाँ, प्री कितना, पोस्ट कितना? तो प्री में आप कहेंगे 1,20,000 में से 1 लाख तो चला गया, 20 तो ये, 32,500 ये, ठीक है। तो 20,000 और 32,500, तो ओपनिंग बैलेंस और नेट प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 52,500 तो प्री, और ये 97,500 पोस्ट, लेस हाँ क्या माइनस करना है भाई? स्टॉक रिजर्व। हाँ, वो कभी भी प्री में से माइनस नहीं करते, पोस्ट में से ही लेते हैं। कितना स्टॉक पड़ा है भाई? 50,000, 20% कितना? 10,000। और भी कुछ है क्या एडजस्टमेंट? बस। तो दिस इज 52,500 87,500। हाँ, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 75%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%। हाँ जी, ठीक है। निकालो भाई, अमाउंट बोलो फटाफट। 39,375 13,125 65 218,75। शेयर इन प्री P&L 39,375। शेयर इन P&L अकाउंट प्री प्लस पोस्ट दोनों जोड़ के कितना? 35,000 बराबर। हाँ जी, वो 13,125 प्लस 21,875। और पोस्ट P&L ऑफ एस लिमिटेड का हिस्सा कितना? 65,625। तो ये 4 चीज़ें कैलकुलेट हुई, चारों की पोस्टिंग डन।
एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व। हाँ, वैसे तो अपने को क्लियर ही है, बट फिर भी जनरल रिजर्व अकाउंट बना देता हूँ। बिगनिंग में 2,50,000 था। टू बोनस इश्यू में कितना चला गया? 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 150। तो पिनल से कुछ भी नहीं लिया है। अच्छा, अब ओपनिंग ही था, उसी में से जनरल रिजर्व में से बोनस में गया, तो क्लोजिंग भी ओपनिंग में से ही बचा है, और ओपनिंग वाला प्री है, तो ये भी क्या हो गया? प्री। तो क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 इज ऑल टुगेदर प्री। हाँ, एच लिमिटेड 75%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%। ठीक है भाई। 112,500, 37,500। हाँ जी, शिफ्टिंग कंप्लीट करो। ठीक है। अब हाँ, कैपिटल हो गया, पिनल हो गया, जनरल रिजर्व ऑल डन। हाँ, एक वो डिविडेंड वाली माथापच्ची करनी पड़ेगी रेक्टिफिकेशन के चक्कर में, बाकी तो ये पे हो चुका था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट नोट, डिविडेंड पेड 1 लाख प्री था। होल्डिंग का हिस्सा 75%, 75,000। माइनॉरिटी का हिस्सा 25%, 25,000। हाँ, यहाँ पे तो मैं क्या लिखूँगा? ऑलरेडी पेड, तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। और यहाँ पर wrongly credited to P&L by H Limited, now rectified। तो ये 75,000 इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना था, होल्डिंग ने गलती से P&L में डाल दिया। wrongly credited to P&L by H Limited, now rectified। तो लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में से 75,000 माइनस करेंगे, और इधर P&L में से लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 75,000 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। सो होल्डिंग के P&L में से भी माइनस होगा और इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस होगा। ठीक है। हाँ, माइनॉरिटी को पे हो चुका है, इसलिए माइनॉरिटी में ऐड नहीं करना है। और अगर होल्डिंग ने इसकी एंट्री यहाँ सही की होती तो ये वर्किंग नोट ही बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट्स किसी को? अब एक और एडजस्टमेंट पेंडिंग है ना। होल्डिंग ने जो मशीन बेची है 80,000 वाली 1 लाख पे, उस पर 20,000 का प्रॉफिट कमाया है। वो होल्डिंग कंपनी को स्टॉक रिजर्व बनाना है, लेस लिखे भाई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन मशीन कितना? 20,000 रुपये। हाँ जी, तो चलिए भाई, सब हो गया। करो भाई। 4,25,000, 5, 26,875। सो कैपिटल रिजर्व आएगा 101,875। माइनॉरिटी की टोटल 197,500। कंसोलिडेटेड P&L आउटर कॉलम में 1,06,25। जनरल रिजर्व एज इट इज़ बाहर आ जाएगा 1 लाख, और ये वाला कैपिटल रिजर्व और ऐड हो जाएगा कितना? 1,01,875। हाँ, तीनों की जोड़।
सो कंसोलिडेटेड पीएनएल में तो सब कुछ एडजस्टमेंट आ गए, जनरल रिजर्व में कुछ आया ही नहीं पोस्ट वाला, और ये कैपिटल रिजर्व 332,500। ठीक है, हाँ भाई, अब आगे के नोट्स। हाँ हो गया भाई यहाँ तक। आगे का नोट नंबर 7 तो ये था, 8 ये था, नहीं 7 ये था, हाँ 8th फिक्स्ड एसेट्स। हाँ फिक्स्ड एसेट्स में एक एडजस्टमेंट है 20,000 वाला, ये हटा दूँ मैं इधर से ये सब। फिक्स्ड एसेट्स H लिमिटेड, S लिमिटेड लेस 1 रियलाइज प्रॉफिट 20,000 रुपये, तो नेट अमाउंट आ जाएगा। H की कितनी है 480, S की 250 माइनस 20 7,10,000। नेक्स्ट क्या है भाई, करंट एसेट्स। हाँ आप कहेंगे इसमें स्टॉक तो लिखा ही नहीं है, तो करंट एसेट्स में स्टॉक डेटर सब कुछ है, तो HS इसी में एडजस्टमेंट कर देंगे। 7,20,000, 7,50,000 लेस इंटर कंपनी ओइंग्स वाला कितना है भाई 50,000 लेस स्टॉक रिजर्व वाला एडजस्टमेंट कितना था 10,000। ध्यान दीजिएगा डेटर क्रेडिटर वाला पॉइंट भी था और स्टॉक रिजर्व वाला भी था। 14,10,000। हाँ शेयर कैपिटल में तो कुछ नोट बनाने की ज़रूरत है नहीं, रिजर्व्स का बन ही गया। करंट लाइबिलिटीज HS लेस इंटर कंपनी ओइंग्स। होल्डिंग की करंट लाइबिलिटी 440, सब्सिडरी 2 लाख, इंटर कंपनी ओइंग्स 50,000 590। क्रॉस चेक करो भाई। एसेट्स में तो बस ये दो ही है, 21,20,000 हो गया। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल है 10 लाख की, फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व 332,500, माइनॉरिटी 197,500 और लाइबिलिटी 590 की। मैच हो गया। तो देखिए अगर बोनस का पॉइंट है हम लोग को कुछ करना कुछ नहीं है, हाँ बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से ही निकालनी है। और बोनस किस दिन मिला उससे कोई लेना देना नहीं है। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल ही काउंट होगी, कि हमने जो पैसा दिया वो 1 अप्रैल को दिया। गुडविल कैपिटल रिजर्व उसी के हिसाब से निकलेगी। ये नहीं कि 1 जुलाई को बोनस मिले हैं तो उसका 6 महीने 3 महीने वाला करना है क्या, नथिंग। ठीक है, अगर आपको AS20 EPS याद हो, बोनस में क्या करते थे, डेट कंसिडर करते थे क्या, किस दिन बोनस दिया, वो नीचे लेते ही नहीं थे, सीधा रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, एक नंबर बढ़ा दो बस। यहाँ पे भी अपन ने वही किया, बस नंबर बढ़ा दिए, नंबर इन द सेंस परसेंटेज, तो यहाँ पे वही रहता है। डेट ऑफ एक्विजिशन पुराने वालों की ही काउंट होगी, और बस कैपिटल बढ़ी हुई है, रिजर्व्स कम हुए हुए जो है उसको बांट दो। प्री में से दिया इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, और यही अगर पोस्ट में से दिया होता हम कुछ उखाड़ नहीं सकते,
दे दिया तो दे दिया, बस हमारे तो जो गुडविल कैपिटल रिजर्व अब आएगी वो काम आने वाली है। ओके अच्छा, बाई चांस इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर ये बोनस नहीं दिया हुआ होता तो सब्सिडरी की कैपिटल 5 लाख नहीं कितनी होती, 4 लाख। तो उस केस में आप यहाँ पे 4 लाख का परसेंटेज 3 लाख इधर शिफ्ट करते, 1 लाख ये करते। अगर क्वेश्चन में चेंज कराओ, मान लो बोनस का पॉइंट हटा दूँ तो कैपिटल 5 लाख के बजाय 4 लाख होती। जनरल रिजर्व भी आज 1.5 लाख के बजाय 2.5 लाख होता, और वो पूरा 2.5 लाख क्या होता, प्री। और ये 2,50,000 प्री को जब अपन 75-25 में बांटते कितना कितना आता भाई, 183, 187,500, और माइनॉरिटी में 62,500। देख लो, ये 1 लाख से 1,25,000 हुआ, ये 25,000 बढ़ा, उतना ये वाला 25,000 कम हो गया। घूम फिर के भाई वो वाली बात हो गई, पीएनएल से जनरल रिजर्व में भेजो कुछ भी करो, हाँ, पर ये प्री था इसलिए ठीक है। बाई चांस ये वाला प्रॉफिट पूरा पोस्ट था तो उस केस में पहले ये 2.5 लाख कहाँ जाता था, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में। अब 1.5 लाख कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड में। और पहले मान लीजिए अगर ये पूरा पोस्ट होता तो यह कुछ आता ही नहीं था, ठीक है, कुछ आने वाला ही नहीं था, आज भी नहीं आने वाला है। मैं सब हटा रहा हूँ मानते हुए एक जनरल रिजर्व पूरा पोस्ट है। तो अब पहले तो आपका ये 3 लाख और 1 लाख था, अब 3 के बजाय कितना आएगा, 375, क्योंकि पोस्ट जनरल रिजर्व जो 1 लाख था वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल में। अच्छा, कैपिटलाइज होने के बाद तो वो कंसोलिडेटेड पीएनएल में जा ही नहीं सकता, तो अब वो 3 लाख की जगह 375 आने से आपकी गुडविल कैपिटल रिजर्व में इफेक्ट कितना आएगा, 75,000। हाँ, अपन कर कुछ नहीं सकते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप कहीं पहले 3 ही आता था, अब 375 आ रहा है, और रिजर्व्स तो पहले भी इतने ही आते थे, अभी भी उतने ही आ रहे हैं, रिजर्व्स तो कम हुए ही नहीं। क्यों कि पोस्ट प्रॉफिट्स में से अगर बोनस दिया है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व जब आप कैलकुलेट करोगे वो चेंज होके ही आएगी। ओके, तो अपने को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन अगर कह दिया कि बोनस पोस्ट प्रॉफिट में से दिया तो दिया, पहले पोस्ट प्रॉफिट क्या होता था उसको दिमाग में लाओ ही मत ना, अपने तो आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप कहीं आज की तारीख में पोस्ट प्रॉफिट जो बचा है वो बांटना है, और अगर वो पोस्ट प्रॉफिट शेयर कैपिटल में चला गया तो कैपिटल अपने आप इधर बढ़ी हुई आई, टू दैट एक्सटेंड इनका गुडविल कैपिटल रिजर्व चेंज होके ही आएगा। अपने को कुछ निकालना नहीं कि भाई चेंज कितना हुआ। अब एक लास्ट नोट और बना लो, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स इश्यूड। भाई रिवीजन के टाइम में एक कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, ये बोनस आया कहाँ से 1 लाख का। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स इश्यूड, लिखे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड आफ्टर बोनस 5,000। बोनस के बाद कितने हैं, 5,000। तो देयरफॉर बोनस 5,000 इंटू 1/5। हाँ, 1/5 कैसे हुआ भाई, पहले 1/4 था बोनस से पहले, तो बोनस के बाद 1/5 कितना हुआ, 1,000। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अपने बैलेंस शीट्स के सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए। ओके, अपने इसकी थ्योरी तो कुछ पढ़ी नहीं ना, हाँ, कुछ है भी नहीं, सब क्वेश्चंस में कवर हो गया है। हाँ, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल कैपिटल रिजर्व। Holding company acquires control of subsidiary company and there may be difference between cost of such investment and share in net assets, net worth जो भी अपन कहें, of subsidiary company on, underline करिएगा, date of such investment. The difference is treated as goodwill capital reserve. हाँ, कैसे निकालना है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है, लेस शेयर इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, यू गेट गुडविल कैपिटल रिजर्व। शेयर इन नेटवर्थ कैसे निकालना है, तो उसके लिए सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल प्लस उस दिन के रिजर्व सरप्लस प्लस माइनस रीवैल्यूएशन। हाँ, आप कहीं ये तो अपन ने कहीं किया ही नहीं,
ये अपन वही कर रहे हैं, ये उस दिन की कैपिटल का हिस्सा, प्री P&L, प्री जनरल रिजर्व, तो अल्टीमेटली वी आर डूइंग दिस थिंग ओनली, यू गेट द नेटवर्थ ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। हाँ लिखो इसके नीचे, दिस गुडविल कैपिटल रिजर्व विल रिमेन सेम, ये गुडविल कैपिटल रिजर्व वही रहेगी, भले आप किसी भी साल कभी भी कैलकुलेट करें, दिस गुडविल कैपिटल रिजर्व विल रिमेन सेम every year okay, because the pre-acquisition period profits will never lose their identity, will never lose their identity even if they have been transferred, distributed, even if they have been transferred, distributed after acquisition of shares। भले ही शेयर खरीदने के बाद वो प्री प्रॉफिट आपने एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, चाहे उसको बांट दिया डिविडेंड के फॉर्म में, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते, ठीक है। इसलिए गुडविल कैपिटल रिजर्व सेम रहेगा, एक्सेप्शन एक ही, और वो कौन सा है? बोनस, बस। नेक्स्ट पेज, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, द अमाउंट इज शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर रिजर्व सरप्लस। ये जगह फिक्स है भाई, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मतलब शेयरहोल्डर्स फंड, उसके बाद हेडिंग लगेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप ये मत दिखा देना कि नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखना है क्या, नो, वो शेयरहोल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी के बीच में अलग हेडिंग बनेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ जी, प्री एंड पोस्ट रिजर्व सरप्लस, all reserve surplus of subsidiary on the date of consolidation have to be segregated, underline करिएगा carefully, बस ध्यान यही तो रखना है, into pre and post acquisition period। और ये प्री पोस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डिंग। हाँ, ये मत सोचने बैठ जाना सब्सिडी ने माइनॉरिटी ने कब खरीदे थे, अरे भाई उनकी कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, अपन होल्डिंग का कंसोलिडेशन कर रहे हैं, उसके लिए प्री और पोस्ट देखना है। द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन पोस्ट प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर टू रिजर्व सरप्लस ऑफ होल्डिंग, उससे ऊपर वाला, द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख दो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और पोस्ट वाला कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस में जाएगा। शेयर ऑफ माइनॉरिटी बोथ प्री एंड पोस्ट इज पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ओनली। Revaluation of asset liabilities. If at the time of acquisition of shares, the assets liabilities of subsidiary are revalued, so such profit loss is pre-acquisition profit loss of holding company. Okay. However, additional या saving in depreciation on such revaluation is post ये acquisition करो, incorporation नहीं, and has to be adjusted in post profits of subsidiary। तो उसके बाद वाला जो डेप्रीसिएशन है उसको किस में एडजस्ट करना है? पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। और आपको बताया था कभी P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर मत डालना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद माइनस करना। लिखो नीचे, नेवर एडजस्ट इट वाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन, नेवर एडजस्ट इट वाइल प्रिपेयरिंग एप्रोप्रिएशन, of subsidiary company, never adjust it while preparing P&L appropriation of subsidiary company, always show it, always make adjustment, लिख लो, always make adjustment after segregation of pre and post profits, after segregation of pre and post profits, प्री पोस्ट प्रॉफिट्स का सेग्रीगेशन करने के बाद इसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है भाई। हाँ जी, अगला पेज, एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक रिजर्व।
In case of intercompany transaction, stock reserve has to be made for unrealized profit on, underline करिएगा, unsold stock with other company. जितना unsold stock दूसरी कंपनी के पास पड़ा है, such stock reserve will be made deducted from P&L of that company which had sold the goods. जिसने बेचा था, यानी कि सब्सिडरी ने बेचा तो सब्सिडरी के P&L में से, होल्डिंग ने बेचा है तो होल्डिंग के P&L से, और सब्सिडरी ने बेचा है तो सब्सिडरी के पोस्ट वाले P&L में से. तो अगली लाइन में लिख दीजिए सोल्ड बाई सब्सिडरी, सोल्ड बाई सब्सिडरी, तो उसमें डैश करके लिखिए डिडक्ट फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, डिडक्ट फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी. नेक्स्ट लाइन सोल्ड बाई होल्डिंग. हाँ, होल्डिंग का तो कोई प्री पोस्ट का झमेला होता नहीं है, होल्डिंग के तो बस P&L में से माइनस करना है. सोल्ड बाई होल्डिंग डिडक्ट फ्रॉम होल्डिंग कंपनीज P&L. ठीक है. नेक्स्ट कैंसिलेशन ऑफ इंटरकंपनी ओइंग्स एंड ट्रांजैक्शंस पढ़ ही चुके हैं. तो डेटर, क्रेडिटर, BR, बिल्स पेबल, लोन्स, एडवांसेस. और अगला पैराग्राफ है P&L बनाते वक्त भी अगर एक दूसरे को सेल परचेज की है तो वो भी कैंसिल होगा. हाँ, अब अपन P&L के क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है. डिफरेंट बैलेंस शीट डेट्स ये आपके खैर कोर्स में नहीं है. मान लो वैसे कल एक पॉइंट आया था ना आपने कि सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर अलग ख़त्म हो रहा था पर होल्डिंग के हिसाब से उसने चेंज किया, बस वो करना पड़ेगा. नहीं भी करना चाहती है, मान लीजिए सब्सिडरी की बैलेंस शीट मार्च की और होल्डिंग की जून की है, तो इन 3 महीनों में सब्सिडरी में जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए वो सब एडजस्ट करके एक तरह से हमको एक टेंटेटिव बैलेंस शीट तो आज की चाहिए ही. उसके बाद ही क्या होगा, कंसोलिडेशन. और वैसे AS21 ने लिखा है किसी भी केस में गैप 6 महीने से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता. आपने हमारी 9 महीने पुरानी बैलेंस शीट है, हरगिज़ नहीं चलेगी. नई बैलेंस शीट P&L अकाउंट बनाओ, फिर कंसोलिडेशन होगा. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ये भी खैर आपके कोर्स में नहीं है. मैंने कल बताया भी था, मान लो होल्डिंग के पास तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर होना ज़रूरी है क्या कंट्रोल के लिए? नो. तो अब आप कहेंगे फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो होगी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में, उसका क्या करना है? तो सुनिए, अगर सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर माइनॉरिटीज़ के पास है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पूरी कैपिटल चली जाएगी. आपने कहा होल्डिंग के पास भी प्रेफरेंस शेयर है, माइनॉरिटी के पास भी है, तो हम जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला वर्किंग नोट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें इक्विटी वाला भी आ जाएगा, प्रेफरेंस वाला भी आ जाएगा, फिर शेयर इन इक्विटी कैपिटल भी आ जाएगा और प्रेफरेंस कैपिटल भी आ जाएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करने के लिए. जैसे हम इक्विटी कैपिटल को बांट रहे हैं वैसे ही प्रेफरेंस कैपिटल को भी बांट देंगे. आप कहेंगे चलो ये तो ठीक है, प्रॉफिट्स को कैसे बांटना है? तो मुझे ये बताइए, जनरल रिजर्व P&L जो भी पड़ा है वो सिर्फ इक्विटी वालों का होता है कि वो प्रेफरेंस वालों का भी होता है? दोनों का होता है. वो हमेशा इक्विटी वालों का ही होता है. प्रेफरेंस वालों को तो उनका डिविडेंड दिया, बस ख़त्म. तो बाकी सब चीज़ों में कुछ चेंज है ही नहीं, बस सिर्फ कैपिटल को ही क्या करना है, बांटने का काम करना है और कुछ नहीं. तो देखिए, द ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स. सच इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड while कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ सब्सिडरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी. अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड अगर पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर, वही डिक्लेयर्ड डिविडेंड, तो वो भी होल्डिंग माइनॉरिटी में बढ़ जाएगा. ओके, विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी. ठीक है. हाँ, डिबेंचर्स अगर हो, सब्सिडरी के डिबेंचर होल्डिंग ने खरीद रखे हैं तो ओन डिबेंचर की तरह ट्रीटमेंट होगा. इट इज ट्रीटेड एज इंटर कंपनी ओइंग्स, डेटर क्रेडिटर. हाउएवर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन्वेस्टमेंट एंड फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसोलिडेटेड P&L. हाँ, वो मेरे इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कंसिडर नहीं होगा. ये नहीं कि यहाँ पे डिबेंचर भी लिख दो इधर कैंसिल कर दो, नो. वो डिबेंचर मान लीजिए 50,000 की फेस वैल्यू के होल्डिंग ने 60,000 में खरीदे, डिफरेंस कितना है, 10,000. वो 10,000 कंसोलिडेटेड P&L में से माइनस हो जाएगा. ठीक है. बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स क्या लिखा है? When subsidiary company will issue bonus, its capital will increase and reserves will decrease. अब ये बीच में बाद में लिखाऊंगा क्या लिखा है.
इफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैव बीन यूज्ड फॉर बोनस, जो अभी क्वेश्चन किया, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन गुडविल कैपिटल रिजर्व. However, if post acquisition profits have been used for bonus, that is now post profits are capitalized, या मैं ये कह सकता हूँ अब वो कैपिटल में जाने के कारण वो प्रैक्टिकली प्री की तरह ट्रीट होगा. प्री की तरह क्यों? क्योंकि अब कैपिटल तो यहीं आती है. हाँ, अपन ने कोई भी क्वेश्चन में ऐसा किया कैपिटल में इतनी प्री और कैपिटल में इतनी पोस्ट, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगी, तो इसलिए वो तो यहीं पे आएगी. तो एक तरह से वो पोस्ट प्रॉफिट्स अब क्या हो गए? कैपिटलाइज, एंड देयरफॉर गुडविल कैपिटल रिजर्व विल चेंज. हाँ, उसमें अगली लाइन में लिख दो, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग. इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हो गया तो हो गया, ठीक है. एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग. अब क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है कि कौन सा प्रॉफिट काम में लिया, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट टू द एक्सटेंट अवेलेबल प्री प्रॉफिट्स काम में लेंगे. ऊपर वाले में लिखो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज अज्यूम, in absence of information, we always assume that pre-profits have been used for bonus. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोनस में ध्यान रखनी है, एक तो आपको बता दी मैंने कि परसेंटेज कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखें. दूसरा और थोड़ा पॉइंट, ये वाले क्वेश्चन में कैपिटल 5 लाख रुपए थी, अपन ने क्या माना है? बोनस के बाद वाली है. रीज़न, जुलाई में बोनस दे दिया था, दिसंबर की बैलेंस शीट है तो बोनस के बाद वाली होगी. अच्छा, क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं, पर ऐसा हो सकता है क्या कि बोनस दिया और सब्सिडी ने भी उसकी कोई एंट्री नहीं करी, मतलब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल बोनस से पहले वाली है, जबकि बोनस 6 महीने पहले दे दिया था. इज़ इट पॉसिबल? होल्डिंग तो कोई एंट्री करती ही नहीं बोनस शेयर मिलने की, सब्सिडरी को तो करनी ही चाहिए. क्या पॉसिबल है कि उसने भी एंट्री नहीं करी? क्योंकि जनरल एंट्री है, नॉन कैश है, क्वाइट पॉसिबल नहीं की हो. अब मान लो बैलेंस शीट क्वेश्चन ने ऐसी दे दी और लिख दिया है कि ये बैलेंस शीट में बोनस का इफेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप कहीं उल्टा आराम हो गया. फिर तो पुरानी वाली कैपिटल, पुराने वाले रिजर्व यूँ ही बांट दूंगा मैं, क्यों माथापच्ची करूँ? कल मैंने आपको एक डिविडेंड के लिए पॉइंट बोला था ना, क्यों माथापच्ची करो? पर यहाँ पे करनी पड़ेगी. कारण कि मान लीजिए कैपिटल 4 लाख दी हुई है, रिजर्व वो 2.5 लाख दिया हुआ है. अगर बोनस के बाद वाला होता तो ये 5 लाख होता और ये 1.5 लाख होता, ठीक है. पेन देना तो दूसरा. हाँ जी, ना अंडरस्टैंड. आप कहें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 4 लाख और 2.5 लाख को ही बांट दूंगा, 5 और 1.5 लाख नहीं सही? फ़र्क कब पड़ता है? अगर ये प्रॉफिट था पोस्ट, अगर आप 4 लाख और 2.5 लाख को बांटोगे तो 2.5 लाख को तो कहाँ ले जाओगे? कंसोलिडेटेड पीएनएल में. 4 लाख को कहाँ ले जाओगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में. नहीं तो 5 लाख कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. 1.5 लाख कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड में. गुडविल कैपिटल रिजर्व पे फ़र्क पड़ता है. तो इसलिए अगर बाई चांस क्वेश्चन ने ऐसी बैलेंस शीट दे दी जिसमें सब्सिडी ने बोनस का इफेक्ट नहीं दिया हुआ है, यूँ नहीं उसी को चला लो ना, आप बोनस का इफेक्ट देने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लिखो पॉइंट, इफ subsidiary has not given effect of bonus issue, if subsidiary has not given effect of bonus issue, then we have to first give effect of bonus, we have to first give effect of bonus and then do consolidation, then do consolidation. उसके बाद consolidation करना है, and then do consolidation. ठीक है. होमवर्क में 11th और 12th क्वेश्चन लिख लो, बस आज इतना ही करेंगे. थर्टीन भी लिख लो, ठीक है.
एक मिनट, 13 पीएनएल का तो नहीं है ना? हाँ, बैलेंस शीट का ही है ना? NBFC